जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल हिंदी वर्सिटी में। यह हिंदी वर्सिटी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के बारे में समझते हैं, हिंदी की तमाम शुद्धियों पर बात करते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी, उसका समाधान और तकनीकी तरीके से कैसे उसे शुद्ध किया जाए, इस पर हम बात करते हैं आपके इस हिंदी वर्सिटी मंच के माध्यम से। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी वर्सिटी में। पिछले दिनों सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में हमारे अपने कई विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी के 60 प्रश्नों का जवाब 60 में 60 किया, ये काबिल तारीफ़ है और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब यह 60 में 60 कैसे किया उन्होंने, ये हम अपनी कक्षाओं में पढ़ाते समय बताएंगे आपको। आज का विषय है कि सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई किए गए परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का पर्चा होगा वह किस प्रकार का होगा, उसे कैसे हम पूरी तरह से क्रैक करेंगे और मुख्य परीक्षा में कैसे पास होंगे, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी में आप देखते हैं कि हिंदी का जो पर्चा है वो बहुत ही डिसाइडिंग है और स्कोरिंग भी है। अगर आप जीएस से कम ही मेहनत कर दें तो हिंदी आपको रैंकर बना सकती है। और पिछले दिनों जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसमें अपने ही बैच के, अपने ही क्लास के कई विद्यार्थी रैंकर हुए, जिसमें 10वीं रैंक अपने ही क्लास के संगीता सिंह ने हासिल किया और यहीं लोक सेवा आयोग में उसकी नियुक्ति भी हुई। ऐसे कई लोग हैं, कुमकुम मौर्य हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, अखिलेश हैं, इन लोगों ने समीक्षा अधिकारी के पद को प्राप्त किया और आज वो सफलतापूर्वक अपनी नौकरी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर। अभी भी कई हिंदी के शब्दों पर या हिंदी वाक्य संरचना पर जब उनकी कलम रुकती है तो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं। अच्छा लगता है कि सीखने का जज्बा अभी भी उनमें बरकरार है। तो अब यह जो परीक्षा होने वाली है सहायक समीक्षा अधिकारी की, आरओ की, उसमें जो मुख्य परीक्षा की सामान्य हिंदी है वह किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, आज हम उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और फिर अगले हफ्ते हम इसके क्लास की शुरुआत शुरू कर देंगे। उस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो पर्चा होगा उसमें पहला जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी अर्थात सामान्य व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण का होगा। और आलेखन का अर्थ है विधिपूर्वक लेखन या सरकारी कार्यालय प्रयोग में जो भाषा, जो वर्तनी, जो वो शब्द, जो वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका लेखन। अब इस आलेखन में सुनिश्चित शब्दावलियों का प्रयोग तो होगा ही, सुनिश्चित प्रारूपों का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर सुनिश्चित शब्दावली, सुनिश्चित प्रारूप का प्रयोग नहीं करेंगे तो सरकारी कार्यालय प्रयोग हेतु वह हिंदी कमज़ोर हिंदी साबित होगी, जिसके कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ विधि में, प्रशासन में, वाणिज्य में नहीं किया जाता। निश्चित अर्थों से भरे हुए शब्दों का प्रयोग कार्यालय प्रयोग में किए जाते हैं। तो उन सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो आलेखन होगा उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न होगा वो गद्यांश का होगा। एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसको हम लोग हिंदी में परिच्छेद कहते हैं। अपठित गद्यांश गद्य का एक अंश है। उस अपठित गद्यांश में जो पहला प्रश्न होगा 3 नंबर का, वो शीर्षक बनाने के लिए होगा। आप गद्यांश पढ़ेंगे और आपको पता है कि शीर्षक किसी भी गद्यांश की आत्मा होती है, तो उस शीर्षक के माध्यम से हम उस पूरे गद्यांश पर प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद 6 अंक का होगा सारांश।
जो गद्यांश दिया गया होगा उस गद्यांश का सारांश आपको लिखना होगा। सारांश, संक्षेपण, सार, इनमें अंतर होता है। हम संक्षेपण को सारांश नहीं कहेंगे, सारांश को सार नहीं कहेंगे और सार के अंश को सारांश कहेंगे। जब तक हम तीनों के मूलभूत अंतरों को नहीं समझेंगे तब तक हम सही संक्षेपण या सही सारांश या सही सार नहीं लिख पाएंगे। सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अलग बात है, इसको केंद्रीय भाव कहते हैं। तो इन बातों पर गौर करते हुए हम इस गद्यांश से संबंधित सारांश पर बात करेंगे। अपने अगले कक्षा में हम सारांश और संक्षेपण में भी अंतर बताएंगे और कैसे निर्धारित करेंगे किसी संक्षेपण को, किसी सारांश को, यह समझेंगे हम लोग। फिलहाल सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का पर्चा होगा उसमें गद्यांश के माध्यम से सारांश 6 अंक का पूछा जाएगा और आप चाहें तो शीर्षक के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं और सारांश के भी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नंबर नहीं कटता है। और रेखांकित वाक्य 3 दिए जाएंगे, 3 रेखांकित वाक्य होंगे और उनकी व्याख्या करने को पूछी जाएगी कि रेखांकित वाक्यों की व्याख्या कीजिए। ध्यान रहे, व्याख्या विशद है। उस रेखांकित वाक्य में जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, उसको उदाहरणों के माध्यम से उसके आशय को स्पष्ट करेंगे। अगर किसी रेखांकित वाक्य में कोई दार्शनिक गंभीर बात कही गई है तो उसको सामान्य भाषा में आप उसका वाचन करेंगे, उसका लेखन करेंगे, उदाहरण के माध्यम से आप उसको समझाएंगे। अगर रेखांकित वाक्य में कोई कठिन शब्द दिया गया हो तो उस कठिन शब्द का आप सरलीकरण करके आसानी से उसकी व्याख्या कर उसे समझाएंगे। यानी कि 3 अंक का शीर्षक, 6 अंक का सारांश और 12 अंक का रेखांकित वाक्य की व्याख्या, ये टोटल आपके 21 अंक गद्यांश से आपके हासिल हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इस 21 में से 21 आप पा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो है, किसी न किसी सरकारी पत्र को देकर और कहा जाएगा कि उस सरकारी पत्र का आप टेबुलर फॉर्म, सारणी रूप बनाइए। तो सारणी रूप बनाने का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है। आप सरकारी पत्र को लेकर के उसे सारणी रूप के निश्चित खंडों में अलग अलग लिखेंगे और बाद में उसका आशय स्पष्ट करेंगे और वह निश्चित शब्दावली में होगा, वह शब्दावली जिसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अपनी अगली कक्षा में। लेकिन यह ज़रूर जान लें कि किसी भी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप बनाना है तो सारणी रूप का जो निश्चित फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर ही आपको यह सारणी रूप बनाना होगा, नहीं तो आपका यह सारणी रूप गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आएगा वो है पत्राचार का, जो 24 अंक का होगा और इसमें आप पूरे के पूरे 24 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पत्राचार में आपके समक्ष शासकीय और अर्धशासकीय पत्र हैं। शासकीय पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं, अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। अब शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र क्या हैं, इनका प्रारूप क्या है, इनमें अंतर क्या है, यह कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रारूप पर लिखे जाते हैं। कोई सरकारी पत्र का उदाहरण भी आपको लिखना हो सकता है, उसका प्रारूप बनाना भी हो सकता है। तो इनके बीच का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। अब शासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश, ये लगभग इनका प्रारूप एक जैसा होता है, लेकिन इनमें अंतर है। इनकी भाषा में, इनके कंटेंट में, इनके तकनीकी शब्दावलियों में अंतर है। अब इनकी परिभाषा, इनकी विशेषताएं, इनकी रचना विधि को समझते हुए हम इनके उदाहरण, इनके प्रारूप पर बात करेंगे। कब कोई पत्र शासकीय पत्र से परिपत्र होता है या कब कोई परिपत्र शासकीय पत्र के रूप में लिखा जाता है,
या कार्यालय आदेश की सीमा क्या है, परिपत्र की सीमा क्या है, शासकीय पत्र की सीमा क्या है, इनकी धारा क्या होती है, ये किधर से किधर लिखे जाते हैं, इनका प्रवाह क्या होता है, इत्यादि कई बातें हैं जिनको हम लोग पत्रों पर ध्यान रखेंगे। और एक बात और बता दूं कि पत्रों की भाषा में जो शब्द हैं, जो इसकी क्रियाएं हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पत्रों में प्रयुक्त शब्दावलियों से एक निश्चित अर्थ का बोध होता है। अगर उन निश्चित अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, आलंकारिक शब्दों का प्रयोग कर दिए, कहावत का प्रयोग कर दिए, तो सरकारी पत्र में मान्य नहीं है और आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। इस पत्र में आप पूरे के पूरे 24 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं खुद पर इतना विश्वास करता हूँ कि प्रैक्टिस कराऊंगा और आप 24 के 24 अंक पाएंगे, कोई काट नहीं सकता। पिछले दिनों पत्रों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जब मैंने बाज़ार का रुख किया तो बाज़ार में मैंने ढेर सारे पत्रों की किताबें देखी। कुछ किताबें तो पुरस्कृत किताबें थीं, लेकिन उन किताबों का जब प्रारूप मैंने देखा, उन किताबों में जो पत्र थे उनका प्रारूप देखा, तो पता चला कि ये प्रारूप बहुत पुराने हैं। किसी ज़माने में उनका प्रयोग होता था, लेकिन अब उनका प्रयोग नहीं होता। मेरे कई विद्यार्थी जो लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं, प्रायः मुलाकात जब होती है तो उनसे मैंने बात की कि भाई क्या जो पत्र आपके यहाँ व्यवहार में लाए जा रहे हैं, उन पत्रों का प्रारूप इस किताब के प्रारूप से मैच करता है कि नहीं करता। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है। और हमारे यहाँ क्या है कि बाज़ार की किताबों को लेकर खूब रट्टा मारा जा रहा है, खूब उनकी प्रैक्टिस की जा रही है, जबकि आयोग के पत्र और किताबों में लिखित पत्र दोनों में भारी अंतर है। तो शुद्धतम पत्रों के रूप को हमने लिया मित्रों के सहयोग से और उनका एक नोट्स बनाया संक्षिप्त, और उन्हीं पत्रों के प्रारूप के आधार पर, वास्तविक पत्रों के प्रारूप के आधार पर हम लोग परीक्षा की पत्रों की तैयारी करेंगे। और वे परीक्षा के पत्र अगर तैयार हो गए तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये ज्ञाप है। ज्ञाप क्या है? ज्ञाप, ज्ञापन में क्या अंतर है, इसको समझेंगे हम लोग। फिर विज्ञप्ति और ये टिप्पण, अमूमन सरकारी टिप्पणी को टिप्पण कहा जाता है। तो विज्ञप्ति और टिप्पण में क्या अंतर है? प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट भी हम कहते हैं, रिपोर्ट क्या है? फिर अनुस्मारक, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इस अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, परिपत्र, शासकीय पत्र काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके विधि प्रयोग में अंतर है, इनके लेखन में अंतर है। जब तक हम इसके अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हम पत्रों के व्यवहारिक प्रयोग को नहीं समझ सकते। तो हम लोग अपनी कक्षा में, पत्रों की कक्षा में बहुत आसानी से और बहुत सावधानी पूर्वक सरल बनाकर पत्रों का अध्ययन करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और पीडीएफ में जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे चौथे नंबर पर पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली पूछे जाते हैं, जिनमें अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। साथियों, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमारे समाज से लगभग समाप्त होता जा रहा है। नई पीढ़ी तो बहुत दूर है इससे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हमारी भाषा को गंभीर बनाती हैं, वैचारिक बनाती हैं। जो बड़े बड़े वाक्य नहीं कह पाते, बड़े बड़े गद्यांश या परिच्छेद नहीं कह पाते, वो एक लोकोक्ति, एक मुहावरा कह जाते हैं। लोकोक्तियाँ जो जनता के बीच जन्मती हैं, अनुभवों पर आधारित होती हैं, उनको काव्य में निबद्ध कर हमारे बीच लोकोक्ति के रूप में पेश कर दिया जाता है। मुहावरे जो हमारे इडियम फ्रेजेस हैं, जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य को गंभीर बना देते हैं, वाक्य को अर्थ प्रदान कर देते हैं। अगर इनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं
तो हमारी भाषा की वैचारिकी, उसकी अर्थवत्ता बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मुहावरे लोकोक्तियों में सरकारी कार्यालय प्रयोग नहीं किया जाता। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कानूनी रूप से प्रशासनिक और वाणिज्यिक प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें अर्थ भरे होते हैं, कई अर्थ होते हैं, और सरकारी कार्यालय प्रयोग हेतु हम एक निश्चित अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो कई बार अगर हमारे पास जो प्रपत्र या आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आते हैं और उनमें अगर किसी भी प्रकार के लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो हम उसका व्यवहारिक अर्थ लेते हुए हम एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग कर इनको वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो इनका प्रयोग खूब करते हैं और हमारी भाषा में, हमारी बातचीत के लहजे में अर्थवत्ता आ जाती है। तो इसका बराबर ध्यान रखना है कि हम लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं करें, कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं ज़रूरी है। तो इस चौथे खंड के माध्यम से भी आप इनमें पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण का प्रश्न है, जो आप प्रारंभिक परीक्षा में भी जिसको आपने पढ़ा था। शब्द विलोम 6 शब्द दिए जाएंगे 10 नंबर के। वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है कि विलोम शब्द को रट लीजिए, तो विलोम शब्द रटने का विषय नहीं है। विलोम शब्द तकनीकी शब्द होते हैं। अगर हमें शब्दों का ज्ञान है और विलोम शब्द के नियमों को जानते हैं तो हम विलोम शब्द बना लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमें तो रटना पड़ेगा। तो रटने वाली विद्या जो है बहुत दिनों तक नहीं चलती और भूल भी जाते हैं हम। जबकि एक बार थ्योरी समझ लेंगे, इसके सिद्धांतों को समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा विलोम शब्द बनाना। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी शब्द के पहले या किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो उसका जो भी विलोम बनेगा उपसर्ग से युक्त होगा। उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर संस्कृत का उपसर्ग है तो उसका विलोम संस्कृत के उपसर्ग से ही बनेगा, और उर्दू के उपसर्ग जुड़े हैं तो उसका विलोम उर्दू का उपसर्ग लगा करके ही बनेगा। दूसरी बात, अगर विशेषण शब्द है तो विशेषण शब्द का विलोम विशेषण ही होगा। संज्ञा है तो संज्ञा के विलोम संज्ञा ही होगा। इस तरीके से अगर हम शब्दों के विलोम को समझेंगे तो आसानी पूर्वक उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई रूढ़ शब्द है, रूढ़ आप समझते हैं, जिन शब्दों के खंड करने पर किसी भी खंड से कोई निश्चित अर्थ ना आवे तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर कोई रूढ़ शब्द है तो उसका विलोम बनाने के लिए हमें निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका विलोम। अब अगर ये नियम मालूम हैं तब आप विलोम शब्द को आसानी से समझ सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। और अगर नहीं कर पाएंगे, नहीं नियमों को समझ पाएंगे तो विलोम शब्द वही रटा हुआ रहेगा और गलत हो जाएगा आपका। इसलिए हम लोग अपनी कक्षा में विलोम पढ़ेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अभी अगले लेक्चर वीडियो में मैंने वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर ही बात की है। आप देखेंगे उसे कि किन किन सावधानियों को ध्यान रखते हुए हम अपनी वाक्य संरचना को ठीक कर सकते हैं। वर्तनी माने स्पेलिंग। बहुत से शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग हम ठीक नहीं रखते, ठीक नहीं बोलते, वाक्य हमारा उन अशुद्ध वर्तनी से के शब्दों से अशुद्ध हो जाता है। और कई बार तो वाक्य ही हमारे अशुद्ध होते हैं, हमें लगता है कि वाक्य हमारा शुद्ध है जबकि वाक्य हमारा शुद्ध नहीं है। अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप माने या न माने। तो निर्भर शब्द के साथ हमें किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। हम लोग निर्भर के साथ कर्ता लगा देते हैं, वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। ये टेक्निकल पक्ष है, तकनीकी पक्ष है वाक्य को ठीक करने की। कई बार हम कहते हैं वास्तव में बहुत अच्छा आदमी है, वास्तव में वह बहुत अच्छा आदमी है।
अब आप जानते हैं कि वास्तव के साथ में का प्रयोग नहीं होता, नियम है, वास्तव के साथ में का प्रयोग नहीं होता, और में का प्रयोग जब नहीं होगा तो वाक्य अटपटा लगेगा। तो वास्तव में इन दोनों को हटाएंगे और वहाँ लिखेंगे वस्तुतः वह अच्छा आदमी है। अब आपका वाक्य ठीक हो गया। इस तरीके से कई ऐसे तकनीकी कारण हैं जिनसे हम वाक्य के अशुद्धि को पकड़ते हैं और वाक्य को शुद्ध करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाक्य शुद्धि करते समय हमें वाक्य को बदलना नहीं है, बल्कि वाक्य में निहित अशुद्धियों को चिन्हित करना है, और उस अशुद्धि को दूर कर देंगे, वाक्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इस बात को भी हम लोग अपनी कक्षा में समझेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये हमारी वैकेबुलरी बढ़ाती है, हमारी शब्दावली बढ़ाती है। अनेक अनेक बड़े बड़े वाक्यों को हम एक शब्द में समझ लेते हैं, और इसके माध्यम से हम निरर्थक गद्यांश लिखने से बच जाते हैं। तो इसको भी हम लोग याद करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द, हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, चाहे वो संस्कृत का मूल शब्द हो, चाहे वो अरबी फारसी का मूल शब्द हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का मूल शब्द हो। अब संस्कृत का एक शब्द है सूर्य, उसका तद्भव हो गया सूरज। उर्दू का शब्द है वज़न, उसका तद्भव हो गया वज़न। उर्दू का शब्द है उम्र, उसका तद्भव हो गया उमर। अंग्रेज़ी का शब्द है लैंटर्न, उसका तद्भव हो गया लालटेन। तो जो मूल शब्दों के मूल शब्द अपने व्यवहारिक प्रयोग में बदलते बदलते अपना रूप परिवर्तित करके हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। अब तत्सम और तद्भव की समझदारी हम में है तो हम उसका सही प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कई बार सरकारी कार्यालय प्रयोग में तत्सम शब्दों की बहुतायत होती है। अगर हम वहाँ पर तद्भव शब्दों का प्रयोग कर दें तो अर्थ उसका बदल जाएगा। लेकिन कई बार तद्भव शब्दों का सही प्रयोग भाषा को और आसान बना देता है। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमें अपने कार्यालय प्रयोग में, भाषाई प्रयोग में तत्सम का प्रयोग कहाँ करें और तद्भव का प्रयोग कहाँ करें। आजकल विज्ञापनों में तत्सम एक शब्द है पोषण, उसका खूब प्रयोग किया जा रहा है। त्वचा का पोषण, बालों का पोषण। पोषण हमारे व्यवहार में नहीं है, लेकिन पोषण रच बस गया है रचनात्मक दुनिया में, लेखन में भी। तो ऐसे बहुत से तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, जिनका प्रयोग हमें अपने कार्यालय में करना होता है, अपने प्रपत्रों में करना होता है। तो इसकी समझ हम लोग को होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अपनी कक्षा में करेंगे। विशेष और विशेषण बड़ा भारी सवाल है भाई। अनेक अनेक किताबों में अनेक अनेक भेद हैं इसके, कहीं तो 3, कहीं 4, कहीं 5 भेद भी बता दिए गए हैं, जबकि विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कुछ ग्रंथों में परिमाणवाचक विशेषण को भी एक स्वतंत्र भेद मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप धीरेन्द्र वर्मा की किताब उठाकर देख लें, उसमें ऐसा नहीं है। किशोरीदास वाजपेयी जो व्याकरण के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनकी किताब में नहीं है। आप वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब उठाकर देख लें, उसमें भी 3 ही हैं। लेकिन जो गाइड हैं, जो बाज़ार की कुंजियाँ हैं, उनमें 4, 5 इत्यादि भेद दिए गए हैं। तो वो भेद आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा, बल्कि जो आधिकारिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के बाद जो भेद आप लेंगे, वही भेद विशेषण विशेष्य को तय करेगा। तो इस विशेषण विशेष्य को समझने के लिए हम लोग अपनी कक्षा में इस पर विशद चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ जो सार्वनामिक विशेषण आता है, भाई उसकी तो क्या कहना, वो तो होते हुए भी दिखाई नहीं देता।
अब हमें इतनी समझ है कि लाल सेब तो लाल विशेषण हो गया, काली साड़ी काला विशेषण हो गया, या बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। लेकिन यह जो सार्वनामिक विशेषण है उनका मामला बड़ा गड़बड़ है। वे होते तो सर्वनाम हैं, लेकिन संज्ञा के पहले आकर और जब उनकी ओर संकेत करते हैं बार बार, तो वह सर्वनाम नहीं रह पाते, वो विशेषण हो जाते हैं। और ऐसे ही सर्वनामों को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक दिन मेरे घर 4 मेहमान आए, तो 4 मेहमान, 4 तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर मेरे घर, मेरे जो शब्द है यह वो सर्वनाम है, लेकिन घर के पहले आया और घर की ओर संकेत कर रहा है, तो मेरे जो शब्द है वो अब सर्वनाम न हो करके वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और एक दिन, दिन के पहले एक आया है तो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर मेरे शब्द को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि एक दिन मेरे घर 4 मेहमान आए, यानी कि इसमें 3 विशेषण हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मेरे सार्वनामिक विशेषण और 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरीके से हम लोगों को सार्वनामिक विशेषण पर बात करनी होगी। एक अच्छी और समझदार कक्षा लगा करके हम लोग इस विशेषण को समझेंगे। अगला हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। कहने को तो कहा जाता है कि पर्यायवाची शब्द याद करने का विषय है। ठीक भी बात है। अगर हमारा शब्द ज्ञान वन वर्ड्स के माध्यम से या पर्यायवाची के माध्यम से बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर्यायवाची शब्द को याद करने के बाद आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे। पहला तो इसका पर्यायवाची क्या है आप ढूंढ लेंगे। दूसरा होगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक भिन्न है, तो 3 पर्यायवाची होंगे तभी तो एक भिन्न होगा। दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। तीसरा होगा कि पर्यायवाची युग्म छांटिए। युग्म शब्दों का ज्ञान रहेगा तभी आप युग्म भी समझ पाएंगे। और चौथा हो जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यायवाची में अगर पढ़े रहेंगे तो शब्दों के अर्थ भी समझ लेंगे। अर्थात एक चैप्टर 4 सवाल, इसलिए इसको कभी भी आप उपेक्षित मत रखिएगा। इसको सावधानी पूर्वक और ज़रूरत के हिसाब से इसको पढ़िए, ज़रूरी समझ कर पढ़िए, क्योंकि इससे 4 प्रश्न आपके तय होने हैं। और हिंदी में इसके माध्यम से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं और समीक्षा अधिकारी में आप रैंक हासिल कर सकते हैं। हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, गैर ज़रूरी तरीके से पढ़ते हैं। नतीजा क्या होता है कि हिंदी में हम औसत विद्यार्थी हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो हम इसमें पूरे के पूरे मार्क्स पा जाएंगे और हम रैंकर हो जाएंगे। खैर, अगला देखते हैं। निबंध का चैप्टर है। निबंध बहुत स्कोरिंग है, 120 मार्क्स। और हम लोग जब जीएस की पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को लगता है कि निबंध में पढ़ने जैसी चीज़ क्या है। जो हम लोग जीएस के लिए तैयार कर रहे हैं वही सब बातें तो हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है। निबंध का एक निश्चित प्रारूप होता है जिसमें अपने विचारों को आज़ादी से अभिव्यक्त करना होता है। इसमें कोई बंधन नहीं है आपके विचारों को प्रस्तुत करने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि निर्बाध हो जाएं आप पूरी तरह से। जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निर्बंध तो है, लेकिन विषय के आसपास ही है। जो आपको शीर्षक दिया जाएगा, जो टॉपिक दिया जाएगा, उसके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। आप विचारों को विस्तार दे सकते हैं, पुनः केंद्र पर आएंगे आप। इसमें जैसे कोई भी एक शब्द लें, उदाहरण के तौर पर अगर हम दुख लेते हैं, तो दुख पर जब हम बात कहेंगे तो दुख पर बात शुरू करने से पहले हम उसकी एक छोटी सी भूमिका बनाएंगे। दुख क्या है,
दुख की प्रस्तावना निश्चित करेंगे, फिर उसका विवरण देते हुए उस पर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसके कई पक्षों पर बात करते हुए उसका उपसंहार करेंगे। एक निश्चित प्रारूप है इसका। हम लोग समझते हैं कि कुछ भी लिख दीजिए, लिख देते हैं लेख, कहते हैं निबंध। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे हम शर्ट को टी शर्ट नहीं कह सकते और टी शर्ट को शर्ट नहीं कह सकते, दोनों ही पहने जाते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। उसी तरीके से हम निबंध को लेख नहीं कह सकते और लेख को निबंध नहीं कह सकते, दोनों में अंतर है। ये दोनों अंतर क्या है, निबंध की कक्षा में हम इसको समझेंगे, और समझेंगे ही नहीं बल्कि हम जो निबंध पूछे जा रहे हैं, आपके टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन पाठ्यक्रम से संबंधित निबंधों पर बात करेंगे और निबंधों की प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जितनी भी कक्षाओं को मैंने पढ़ाया, प्रतियोगी कक्षाओं को, उन कक्षाओं में जितने भी निबंध पढ़ाए वे सब के सब निबंध आ जाते हैं। और मात्र 5 से 7 निबंध मैं पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे आ जाते हों, तो उनकी एक स्ट्रेटजी है। हमें किस किस निबंध को पढ़ना है और वही निबंध हूबहू अलग शीर्षकों से वही आ जाते हैं। अमूमन लड़के परेशान रहते हैं कि इस योजना को पढ़ लें, उस योजना को पढ़ लें, ये करंट अफेयर में कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए ध्यान रखिए, हार्ड स्टडी की नहीं, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। और स्मार्ट स्टडी अपनी तार्किक बुद्धि और रणनीति से बनती है। हम लोग भी तार्किक बुद्धि लगाते हैं, रणनीति बनाते हैं, परीक्षा साल, निबंध साल। तो वो कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से कम समय में निबंध को पढ़ेंगे भी, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और परीक्षा में वही निबंध आ भी जाएंगे। तो उसकी हम लोग रणनीति पूर्वक प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और निबंध को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में निबंध के पर्चे के साथ हमारे बीच सामान्य ज्ञान, व्याकरण और इनसे तमाम संबंधित बातें हम लोग पूरे के पूरे मार्क्स अर्जित करेंगे। पारिभाषिक शब्दावलियों को समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुहावरे लोकोक्तियों को समझेंगे और हूबहू वही लिखेंगे ताकि अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकें। जो निश्चित मार्क्स है उतना तो मिले ही। पत्राचार में हम पत्रों को समझेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उन पत्रों के उदाहरण को पढ़ेंगे, फिर प्रारूप बनाना सीखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो पत्र पढ़ेंगे अमूमन वही पत्र लगभग आ भी जाता है। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेते हैं हम लोग कि कोई भी पत्र कठिन नहीं दिखाई देता। फिर पत्रों का सारिण रूप कैसे बनता है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और गद्यांश पर शीर्षक, सारांश, रेखांकित वाक्य का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, बस शिद्दत से ध्यान लगाने की चीज़ है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आप इसमें पा सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर बातें की और इसकी कक्षा हम कोशिश करेंगे कि अगले सोमवार से हम शुरू कर दें और आपके बीच कक्षा के रूप में हम अपने पाठ्यक्रम को लेकर आएँ और आप लोग अपने इस ऑनलाइन हिंदी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और हिंदी की बातें होंगी। परीक्षा उपयोगी हिंदी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। और इससे संबंधित जो हमारे पास PDF स्टडी मटेरियल है वो आप तक मुहैया कराया जाए।